सुनील लालच में अपने ही हाथों अपने आंगन की कली को तहस नहस कर बैठा। उसे यह भी भान नहीं रहा कि बच्चे को सच्ची खुशी हम उम्र साथियों में मिलती है, महंगे चॉकलेटों व खिलौनों में नहीं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए संजीव जायसवाल की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है खोया हुआ बचपन। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर कर देना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। साइलेंस, लाइट ऑन, रेडी, 1 2 3 टेक स्टार्ट। माइक पर फिल्म के निर्देशक रमेश कुमार की आवाज़ गूंजते ही सेट पर सन्नाटा छा गया। तीव्र प्रकाश में पूरा सेट जगमगा उठा। फिल्मालय स्टूडियो में किसी आलीशान बंगले के भव्य कक्ष का सेट लगा हुआ था। सोफे पर लगभग 8 साल की लड़की बैठी हुई टीवी पर कार्टून फिल्म देख रही थी। उसकी आया सोफे के समीप कालीन पर लेटी सो रही थी। दीवार घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। क्लैपर बॉय द्वारा क्लैप देते ही निर्देशक का इशारा पाकर मशहूर सुपरस्टार मोहित अपनी पत्नी की बाहों में बाहें डाले मुख्य द्वार से कक्ष में प्रवेश करते हैं। नशे की अधिकता से दोनों के पैर लड़खड़ा रहे हैं। मोहित इस फिल्म में सोफे पर बैठी लड़की के पिता का रोल कर रहे हैं और कहानी के अनुसार इस समय अपनी पत्नी के साथ नाइट क्लब से लौट रहे हैं। कक्ष में आकर मोहित ने अपनी बेटी को बैठा देखकर नशे से लड़खड़ाती जबान में कहा, ओ पिंकी माय डार्लिंग, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? इसी के साथ कैमरा घूमता हुआ सोफे पर बैठी लड़की पर केंद्रित हो जाता है। उस लड़की की पलकें नींद से बोझिल हैं और वह जम्हाई ले रही है। यह देख निर्देशक की तेज आवाज़ गूंजी, कट कट कट। इसके साथ कैमरा रुक गया और रमेश कुमार तेज कदमों में उस लड़की के पिता सुनील के पास गए और झल्लाए स्वर में बोले, यह क्या हो रहा है? समझाइए अपनी बेटी को। 3 टेक हो चुके हैं और यह शॉट अभी तक ओके नहीं हो पाया है। यह हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। मैं उसे समझाता हूँ, आप विश्वास रखिए, इस बार गड़बड़ नहीं होगी, सुनील ने कहा और अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, दीपा बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ठीक से एक्टिंग क्यों नहीं कर रही हो? सभी लोग नाराज हो रहे हैं। मुझे नींद आ रही है, दीपा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। सुनील ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर दृष्टि डाली। इतनी रात में 8 साल की बच्ची को नींद आना स्वाभाविक ही था। सुनील ने उसे पुचकारते हुए कहा, बस थोड़ी ही देर की तो बात है, यह शॉट ओके हो जाए फिर हम सीधे घर चलेंगे। यह लो अपना इनाम। सुनील ने जेब से एक बड़ा सा चॉकलेट निकालकर दीपा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं लूँगी। क्यों? चॉकलेट तो तुम्हें बहुत पसंद है। इतनी रात गए चॉकलेट खाने का मन नहीं है। ठीक है, मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, सुबह खा लेना। चॉकलेट को वापस अपने जेब में रखकर सुनील ने प्यार से दीपा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, इस बार गड़बड़ मत करना, शॉट ओके हो जाना चाहिए। दीपा ने सिर हिलाकर हामी भरी तो सुनील वहां से हट गए। लगभग 10 मिनट की तैयारी के पश्चात निर्देशक की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, साइलेंस, लाइट ऑन, रेडी, 1 2 3 टेक स्टार्ट। क्लैपर बॉय द्वारा क्लैप देते ही अपनी पत्नी की बाहों में बाहें डाले मोहित ने एक बार फिर कक्ष में प्रवेश किया और लड़खड़ाती जबान में अपना संवाद बोला, ओ पिंकी माय डार्लिंग, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? इसी के साथ घूमता हुआ कैमरा सोफे पर बैठी लड़की पर केंद्रित होता है। वह सोफे की पुश्त पर सिर टिकाए बड़े आराम से सो रही होती है। यह देख निर्देशक पूरी ताकत से चिल्लाए, कट कट कट। कैमरा रुकते ही मोहित लगभग दौड़ते हुए रमेश कुमार के पास आए
और गुर्राते हुए बोले, यह क्या तमाशा हो रहा है? आप तो जानते ही हैं कि मेरा एक एक मिनट कीमती है। आपके ऊपर तरस खाकर मैंने आज रात का समय इसलिए नहीं दिया था कि आप उसे यूं ही बर्बाद कर दें। दरअसल वह मोहित का क्रोध देखकर रमेश चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक ढंग की लड़की का तो इंतजाम नहीं कर पाए और चले हैं शूटिंग करने। पता नहीं आपको निर्देशक किसने बना दिया। अगर काम करवाना नहीं आता है तो घर बैठकर घास छीलिए। दूसरों का पैसा और समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मोहित ने डांटते हुए कहा। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। रमेश ने हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन मोहित ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, कान खोल कर सुन लीजिए। अगर इस बार शॉट ओके नहीं हुआ तो मैं शूटिंग छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आप जानिएगा और आपका काम। अगले 6 माह तक मेरे पास एक दिन का भी समय नहीं है। यह सुन रमेश की आंखों के आगे तारे नाच उठे। उसकी फिल्म की बस थोड़ी सी शूटिंग बाकी थी। कई सप्ताह की भाग दौड़ के बाद सुपर स्टार मोहित ने रात को शूटिंग करने का समय दिया था। अगर आज की शूटिंग रद्द हो गई तो उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। मोहित से डांट खाकर रमेश लपकते हुए सुनील के पास गए और अपने जबड़े भींचकर चीखते हुए बोले, सुन लिया आपने? अब समझाइए अपनी लाडली को। अगर उसकी वजह से शूटिंग रद्द हुई तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपकी बेटी को तो मैं अपनी फिल्म से निकालूंगा ही, साथ में आप पर हर जाने का दावा भी कर दूंगा। आप शॉट लेने की तैयारी करिए। मेरा विश्वास कीजिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुनील ने खुशामदी स्वर में कहा। कैसे करूं विश्वास? आपका विश्वास करते करते तो मेरा दिवाला पिट जाएगा, रमेश ने झल्लाते हुए कहा। सुनील कीम कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। उन्हें खड़ा देख रमेश ने झिड़कते हुए कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, जगाइए जाकर अपनी लाडली को। सुनील ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक ईंट को उठाकर दीपा के पास पहुँचे। वह मासूम इस दुनिया से बेखबर सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। एक झन्नाटेदार झापड़ की आवाज़ के साथ उसकी नींद टूट गई। चीख मारकर वह पिता की बाहों का सहारा लेने उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन्हें आग्नेय नेत्रों से घूरता पा सहम कर रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सुनील ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो। इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की और शॉट ओके नहीं हुआ तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतना कहकर सुनील ने ईंट को सोफे पर रखा और डपटते हुए बोले, चल बैठ जा इस पर, सोफे पर। तुझे नींद बहुत आती है, अब देखूं इस पर कैसे नींद आती है। डरते डरते दीपा सोफे पर रखी ईंट पर बैठी और फिर कराहते हुए बोली, तकलीफ हो रही है। चुप, एक शब्द भी मुंह से निकला तो जबान खींच लूंगा, सुनील ने दहाड़ते हुए कहा। तो दीपा कांप कर चुप हो गई। एक क्षण उसे घूरने के बाद सुनील ने पूछा, अपना संवाद याद है? दीपा ने सिर हिलाकर हामी भरी तो वह वहां से हट गए। रमेश ने कैमरे से झांक कर देखा, सब कुछ ठीक था। एक बार पुनः मोहित ने कक्ष में प्रवेश करते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, ओ पिंकी माय डार्लिंग, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई क्यों नहीं? घूमता हुआ कैमरा जब सोफे पर बैठी पिंकी पर केंद्रित हुआ तो उसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में दुख के बादल लहरा रहे थे। उसने दुख भरे स्वर में कहा, पापा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छे बच्चे इतनी रात तक नहीं जागते, चलो सो जा। मोहित ने आगे बढ़कर पिंकी को गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा। इसी के साथ शॉट ओके हो गया। पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोहित का अभिनय कितना स्वाभाविक था। पिंकी को गोद में उठाते समय उनके चेहरे पर प्यार का जो सागर उमड़ा था, उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चंद मिनट पहले यही मोहित क्रोध से उबल रहे थे। उनके इसी स्वाभाविक अभिनय के कारण उन्हें अभिनय सम्राट के खिताब से नवाजा जाता था। परंतु
तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किसी ने यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि पिंकी का अभिनय करते समय दीपा के चेहरे पर दर्द और बेबसी के जो भाव उभरे थे वह उसका अभिनय था या वास्तविकता। घर लौटते लौटते रात के 12 बज गए। सुनील की पत्नी सविता उनका इंतजार कर रही थी। उसने प्यार से दीपा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज बहुत देर हो गई, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ। इस बेवकूफ़ को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं, आज रात इसे भूखे ही सोने दो, तभी अक्ल ठिकाने आएगी, सुनील ने तेज स्वर में कहा। क्या बात हो गई, क्यों बेचारी पर इतने नाराज हो रहे हो? सविता ने अचकचाते हुए पूछा। प्रत्युत्तर में पूरा किस्सा सुनाते हुए सुनील ने आग्नेय दृष्टि से दीपा को घूरते हुए कहा, आज इस दुष्ट के कारण 2 टके के निर्देशक रमेश ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जी तो चाह रहा था कि वहीं पर मार मार कर इसके गाल लाल कर दूं। पिता का रौद्र रूप देखकर दीपा सहम कर सविता से लिपट गई। उसके बदन की थरथराहट को अनुभव कर सविता ने उसे गोद में उठा लिया और उसका सिर अपने कंधे से लगाकर थपथपाने लगी। स्नेह की छाया मिलते ही दीपा के धैर्य ने तटबंध तोड़ दिए और वह फफक कर रो पड़ी। चुप, वहाँ सेट पर तो तेरी नानी मर रही थी और यहाँ रोने की एक्टिंग कर रही है। अब अगर जरा से भी आवाज़ गले से बाहर निकाली तो तेरी जबान खींच लूँगा, सुनील ने दीपा को डपटते हुए कहा। आप भी कमाल करते हैं, छोटी बच्ची है, जरा से नींद आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, सविता ने दीपा के आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। अगर इसकी वजह से आज शूटिंग रद्द हो जाती तो निर्माता का लाखों का नुकसान हो जाता। तो आज से हमारी बेटी रात में शूटिंग करने नहीं जाएगी। अपने निर्माताओं से कह दीजिए कि शूटिंग करनी हो तो दिन में करें, सविता बोली। तुम्हारे बाप का राज है, जिस समय तुम चाहोगी उसी समय सब शूटिंग करेंगे, सुनील ने क्रोध से एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। आपस के झगड़े में अपने बाप का जिक्र आने पर सविता भड़क उठी। उसका भी धैर्य समाप्त हो गया था। उसने कड़ा उत्तर दिया, जिससे पति पत्नी में वाक युद्ध प्रारंभ हो गया और जिसकी परिणति सुनील के एक झन्नाटेदार तमाचे से हुई। हतप्रभ सविता भूखे प्यासे ही बिस्तर पर जाकर लेट गई और सुनील रोज की ही तरह बोतल खोलकर पीने बैठ गए। उन्हें यह देखने की भी फुर्सत नहीं रही कि उनके झगड़े में दीपा का क्या हुआ। बेचारी दीपा वाक युद्ध प्रारंभ होते ही अपने कमरे में चली गई थी और उन्हीं कपड़ों में लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके स्मृति पटल पर पिछले 2 वर्ष की घटनाएं चलचित्र की भांति तैर रही थीं। तब उसके पिता एक निजी फर्म में अकाउंटेंट थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था। महीने के आखिरी में वह जो वेतन लाते थे उसी में बड़े प्रेम से सबका गुजारा हो जाता था। नन्ही दीपा को तो वह अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। ऑफिस से आते ही वह उसे अपनी गोद में उठा लेते। दीपा थी भी इतनी मासूम और प्यारी कि अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती। उसकी वाणी में जैसे सरस्वती समाई थी। अपनी सुरीली आवाज़ में जब वह छोटे छोटे गीत सुनाती तो बरबस ही उसके प्रति प्यार उमड़ आता। उसके स्कूल के वार्षिकोत्सव में नन्ही राजकुमारी और लाल परी नामक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दीपा ने राजकुमारी का अभिनय किया था। अपने स्वाभाविक अभिनय और मधुर आवाज़ से उसने सभी को मुग्ध कर दिया था। उसे प्रथम पुरस्कार तो मिला ही था, लेकिन समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तरुण कुमार ने जब अपनी आगामी फिल्म में नायिका के बाल जीवन की भूमिका निभाने की बात उससे कही तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दीपा उस दिन बहुत प्रसन्न थी। पूरी रात स्वप्नों के दुनिया में घूमती रही। तब उसे क्या मालूम था कि उसकी खुशियाँ शीघ्र ही समाप्त होने जा रही हैं। तरुण कुमार की फिल्म बहुत तेजी से बनी थी और सुपरहिट साबित हुई थी। दीपा के अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया था। चारों ओर उसके अविस्मरणीय अभिनय की ही चर्चा थी।
सुनील के दरवाजे पर निर्माताओं की लाइन लगने लगी थी। सभी अपनी अपनी फिल्मों के लिए दीपा को अनुबंधित करना चाहते थे। पहली ही फिल्म के लिए दीपा को 25,000 रुपये का पारिश्रमिक मिला था, जो कि 4,000 मासिक वेतन पाने वाले सुनील की आधे साल की आमदनी से भी अधिक था। वह नौकरी छोड़कर दीपा के सचिव व संरक्षक बन गए। सविता ने कई बार प्रतिरोध किया कि इससे दीपा की पढ़ाई चौपट हो जाएगी, पर सुनील को सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। दीपा के रूप में तो उन्हें जैसे कारू का खजाना मिल गया था। कुछ समय तक तो दीपा को यह सब अच्छा लगा, पर शीघ्र ही उसका मन शूटिंग से ऊबने लगा। कैमरा देखकर उसे घबराहट होने लगती तो सुनील चॉकलेट और खिलौना का लालच देकर उसे बहलाने की कोशिश करते, पर दीपा का मन फिल्मों की कृत्रिम दुनिया से बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता। वह एक बार फिर अपने बचपन में अपने हम उम्र साथियों के बीच लौट जाना चाहती थी, पर उसका यह प्रयास मृग तृष्णा ही साबित होता। फिल्मों में काम करने के कारण वह अपने पुराने दोस्तों की दृष्टि में महत्वपूर्ण बन गई थी। वह जब भी अपनी बस्ती के बच्चों के बीच पहुंचती, वे सब उसे कुतूहल से देखते। वह उनसे लाख मिलने जुलने की कोशिश करती, पर अन्य बच्चे उसकी उपस्थिति में असहज ही रहते। दीपा का मन करता कि उसके दोस्त पहले की ही तरह उससे लड़े झगड़े हंसे खेलें, पर अब यह संभव नहीं था। वह जानबूझकर कई बार खेल में बेईमानी भी करती, पर उसके साथी उसकी इस हरकत को जानबूझकर अनदेखा कर देते। अपनी दृष्टि में वे दीपा को महत्ता प्रदान करते थे, पर इससे उसकी बेचैनी व मन की प्यास और बढ़ जाती। पैसा आने के साथ ही साथ सुनील को अब इस बस्ती के लोग संस्कारहीन और बच्चे आवारा नजर आने लगे थे, जिनकी कुसंगत में दीपा के बिगड़ जाने का खतरा था। अतः उन्होंने एक संभ्रांत इलाके में महंगा फ्लैट खरीद लिया, पर दीपा को ऐसा लगता जैसे वह किसी जेल में कैद कर दी गई हो। अपने बचपन से बिछड़कर अब वह हमेशा खोई खोई सी रहती, जिसका असर उसके अभिनय पर भी पड़ने लगा था। पहले जहां उसके नैसर्गिक अभिनय के कारण एक ही बार में 60 ओके हो जाता था, वहां अब कई कई बार रीटेक होने लगे। इसकी वजह से अक्सर सुनील को निर्देशकों की डांट भी सुननी पड़ती। घर लौटकर सुनील अपना गुस्सा दीपा पर उतारते। जैसे जैसे दीपा की स्वाभाविकता समाप्त होती जा रही थी, वैसे वैसे सुनील की धन दौलत की हवस बढ़ती जा रही थी। वह दीपा से लगभग जबरदस्ती फिल्मों में काम करवाने लगे। दीपा की इच्छा या अनिच्छा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन जब दीपा के संतोषजनक अभिनय न करने पर निर्देशक की डांट से बौखलाए सुनील ने घर पहुंचते ही जानवरों की तरह दीपा की पिटाई प्रारंभ कर दी, तो सविता ने उनका हाथ रोकते हुए कहा, क्या इसे मार ही डालोगे? हाँ हाँ, अगर इसने ठीक से अभिनय नहीं किया तो मार ही डालूंगा, सुनील ने चीखते हुए कहा। अरे, अभिनय तो अंतः प्रेरणा से होता है, मार मार कर भला किसी से अभिनय करवाया जा सकता है, सविता ने समझाते हुए कहा। पत्नी की बात सुन सुनील ने बेशर्मी से कहा, मार मार कर सर्कस वाले जानवरों से भी अभिनय करवा लेते हैं, फिर यह किस खेत की मूली है? उस दिन दीपा को लेकर पहली बार सविता और सुनील में जबरदस्त बहस हुई थी, और फिर यह लगभग रोज का क्रम बन गया था। लेकिन आज पहली बार सुनील ने सविता के ऊपर हाथ उठाया था। सोचते सोचते दीपा के आंखों से आंसू छलक आए कि आज उसके कारण ही उसकी माँ की भी पिटाई हो गई। आंसू पोंछते हुए उसने करवट बदलते हुए सोचा। रात में ज़्यादा पी लेने के कारण अगली सुबह सुनील की आंख देर से खुली। सविता भी जानबूझकर लेटी हुई थी। सुनील ने घड़ी पर दृष्टि डाली, 7 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। 8 बजे उसे दीपा को लेकर शूटिंग पर पहुंचना था। दीपा, जल्दी से तैयार हो जाओ, सुनील ने आवाज़ दी, पर दीपा ने कोई उत्तर न दिया। दीपा, दीपा, सुनील ने दोबारा आवाज़ दी, पर फिर कोई उत्तर नहीं मिला। झल्लाए सुनील ने
फ्लैट का कोना कोना छान मारा, मगर दीपा का कहीं कोई पता न था। अंत में उन्होंने शयन कक्ष में लेटी सविता को झिझोड़ कर पूछा, दीपा कहाँ गई? पूरा घर खाली पड़ा है। यह सुनते ही सविता हड़बड़ा कर उठ बैठी। पूरा घर खाली था और फ्लैट का बाहरी दरवाज़ा उड़का हुआ था। सुनील बेटी को खोजने बाहर निकल गए। सविता दीपा के कमरे में गई तो मेज पर एक पत्र नजर आया। उसने आगे बढ़कर पत्र उठा लिया। किसी अज्ञात आशंका से उसका दिल धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया तो दिमाग चकराने लगा। उसके आसपास की चीज़ें घूमती हुई नजर आने लगी। थोड़ी ही देर में सुनील लौट आए। सविता के आंसुओं से भरे चेहरे को देख घबराए स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सविता ने बिना कुछ कहे वह पत्र चुपचाप सुनील की तरफ बढ़ा दिया। धड़कते दिल से सुनील ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। पिताजी, आप सब कहते हैं कि सर्कस वाले मार मार कर जानवरों से भी अभिनय करा लेते हैं, पर उन जानवरों और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? शायद नहीं, क्योंकि आपके पास यह सब सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। मैं बताती हूँ आपको वह फर्क। उन जानवरों को मारने वाले हाथ उनके पापा के नहीं होते हैं, इसलिए चोट सिर्फ उनके शरीर पर लगती है, जबकि यही चोट सीधे मेरे दिल पर लगती है। क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना कि मैं आपकी नज़रों में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। आखिर आप कितनी बड़ी सज़ा देंगे मुझे इस बात की? आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने ही मुझसे मेरा बचपन छीन लिया है। पर क्या अपने बचपन से बिछुड़कर मैं बड़ी हो पाई? शायद नहीं, क्योंकि ज़्यादा खींचने पर चीज़ें लंबी नहीं हो जाती बल्कि टूट जाया करती हैं, और मैं टूटना नहीं चाहती। इसीलिए अपने खोए हुए बचपन की तलाश में आपके घर से दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलती की सज़ा मेरी माँ को मत दीजिएगा, उसे मत मारिएगा। आपकी दुखियारी बेटी दीपा। पत्र पढ़ते पढ़ते सुनील का चेहरा आंसुओं से तर हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि वह अपनी बेटी पर कितना जुल्म कर रहे हैं। पैसे की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया था और वह यह भी नहीं देख पा रहे थे कि बच्चों को सिर्फ महंगे चॉकलेट और खिलौनों से खुश नहीं रखा जा सकता। उन्हें सच्ची खुशी मिलती है स्वस्थ और उन्मुक्त वातावरण में। जो बातें वे अपने हम उम्र बच्चों के बीच रहकर सीख सकते हैं, उन्हें वे कृत्रिम वातावरण में नहीं सीख सकते। उनकी प्यार भरी निश्चल दुनिया ही अलग है। अपने ही हाथों से उसने अपने आंगन की कली को तहस नहस कर दिया था। सुनील की आंखें पश्चाताप से नम हो आईं। उन्होंने आगे बढ़कर सविता से भर्राए स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो, पैसे की हवस में मैं अंधा हो गया था। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी बेटी से मांगो। जाने बेचारी इस समय कहाँ भटक रही होगी और किस हालत में होगी। सविता ने रोते हुए कहा, जल्दी करो, उसे ढूंढने चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। सुनील ने सविता का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहा। सुनील और सविता अपनी कार सड़कों पर दौड़ाते फिर रहे थे, पर दीपा का कहीं पता नहीं चल रहा था। कुछ सोचकर सविता ने सुनील से आसपास के पार्कों में चलने के लिए कहा। एक पार्क में दीपा बच्चों के बीच आराम से खेल रही थी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर स्वाभाविक चमक और ताजगी दिखाई पड़ रही थी। सुनील और सविता को देखते ही उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह अपने को संभाल कर तेजी से विपरीत दिशा में भागी। यह देख सुनील और सविता भी पीछे पीछे दौड़ पड़े, पर दीपा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ रही थी। सविता ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ बेटी, तुम्हारे पिता तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, उन्हें माफ़ कर दो। पर दीपा रुकी नहीं, वह दौड़ती ही रही। तभी सविता ने दर्द भरे स्वर में कहा, रुक जाओ दीपा, मुझे छोड़कर मत जाओ। आखिर मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे भी दंड देना चाहती हो?
यह सुन दीपा के कदम थम गए। उसने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर निर्णय के भाव थे। वह तय नहीं कर पा रही थी कि माँ की बात का क्या उत्तर दिया जाए। तभी सुनील ने भर्राए स्वर में कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हमें छोड़कर मत जाओ, हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। दीपा के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी अभी सुना है वह सच भी हो सकता है। तभी सुनील ने दर्द भरे स्वर में कहा, क्यों बेटी, अपने पिता को कभी माफ़ नहीं करोगी? इतना कहते कहते सुनील की आवाज़ भर्रा गई और आगे के शब्द उनकी हिचकियों में खो गए। पिता को रोता देख दीपा की आंखें भी भर आईं और वह बाहें पसार कर सुनील की तरफ दौड़ पड़ी। सुनील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। दीपा को बहुत दिनों बाद अपने पिता की बाहों में शांति मिल रही थी। उसे लगा कि जैसे अचानक उसका बचपन लौट आया है। बाप बेटी का मिलन देखकर सविता की आंखें एक बार पुनः नम हो आईं। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।